वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है बिंदु पथ, और बिंदु पथ की परिभाषा क्या है, बिंदु पथ का अर्थ क्या है, इसको पूरी तरह से हमने स्पष्ट किया है हमारे पार्ट 1 में। इसके बाद हमने दो प्रमेय भी सॉल्व की है, प्रमेय 10.1 और 10.2, और उन दोनों प्रमेय के बेस पर यानी उनके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद अब बारी है आपकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 के सवालों की। और हम सॉल्व करेंगे हर एक सवाल को, ताकि ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो कोई भी सवाल हमें दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। और अब हम शुरू करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कहता है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य लिखिए। यानी कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है वो लिखना है। साथ ही आपको ये भी कहा गया है कारण यानी औचित्य भी बताइए, क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, आपको ये भी बताना है। तो चलते हैं, लेते हैं हमारे पहले प्रश्न का पहला भाग। और पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग हमें कह रहा है कि एक रेखा, यानी फर्स्ट का आंसर मैं लिखता हूं यहां पर और समझते हैं इसे। एक रेखा है और एक रेखा हमने ले ली, ये है। इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन से होंगे, तो इस रेखा से समान दूरी पर ये एक बिंदु मान लेते हैं। इतनी दूरी पर ये कुछ बिंदु हैं जो इससे सभी की दूरी क्या है, डी है। सभी की दूरी डी है, समान है। अब इससे समान दूरी पर और बिंदु कहां हो सकते हैं, इधर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इधर भी इतनी ही दूरी पर कुछ और बिंदु हो सकते हैं और उन बिंदुओं से बनती है ये रेखा। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये सभी बिंदु इस रेखा से समान दूरी पर है और इतनी ही दूरी पर ये सभी बिंदु भी स्थित हैं और इन बिंदुओं से मिलकर भी बनती है एक रेखा। तो सवाल ये कह रहा है कि एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, मतलब इन सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है यानी सवाल में हमें दिया है एक रेखा होता है। तो क्या एक रेखा है, नहीं, यहां तो दो रेखाएं हैं, यहां तो दो रेखाएं हैं। और एक बात और, दोनों रेखाएं उस रेखा के समांतर भी हैं, है ना। तो जब दोनों रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं इस पहले वाली रेखा के समांतर भी हैं, तो फिर प्रश्न में तो अधूरा सत्य दिया है और अधूरा सत्य तो असत्य होता है। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। एक रेखा नहीं भाई साहब, दो रेखाएं होती है और दोनों रेखाएं उस मूल रेखा के समांतर होती है। इसलिए आपका पहला कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। पहला कथन असत्य है। और कारण का औचित्य क्या देंगे, कारण का औचित्य हम ये देंगे। क्लियर है। एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा के समांतर एवं दोनों ओर दो रेखाएं होता है, एक रेखा नहीं होती है। इसलिए हमारे पहले कथन का जवाब हुआ, आंसर हुआ असत्य। और अब लेते हैं हम दूसरा कथन। दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन कह रहा है एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुवत है जो किसी दिए गए बिंदु से सदैव नियत दूरी पर स्थित होते हैं। और ये तो आपने देखा था, याद आ रहा होगा। ये है एक दिया गया बिंदु और इस बिंदु से नियत दूरी, नियत दूरी का मतलब क्या होता है, नियत दूरी का मतलब होता है एक फिक्स डिस्टेंस, बराबर, यानी कि जो दूरी कभी बदलती नहीं है, जो फिक्स है, कभी भी हिलेगी नहीं, कभी भी बदलेगी नहीं, उतनी की उतनी ही रहेगी। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु से एक नियत दूरी है जो डी है, यानी ये ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, उतनी दूरी पर। तो इतनी दूरी पर एक बिंदु है, इतनी दूरी पर और भी कुछ बिंदु है, इतनी दूरी पर और भी कुछ बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो एक वृत्त होता है। तो आप बताइए समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, एक दिए गए बिंदु से सदैव फिक्स डिस्टेंस पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। याद आया आपको, बिल्कुल हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एक दिए गए बिंदु से सदैव नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त होता है। बिल्कुल, इसलिए हमारे दूसरे कथन का जो आंसर होगा वो क्या होगा,
सत्य, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त ही है ना। बिल्कुल, इसलिए हमारा ये कथन सत्य है। और सत्य के लिए औचित्य क्या देंगे? औचित्य भी हम यही कहेंगे कि एक वृत्त का बिंदु पथ उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं, और वही हम यहां लिख देंगे। क्लियर? ये हमारे हो गया दूसरे कथन का आंसर। और अब हम चलते हैं तीसरे कथन पर। और तीसरा कथन क्या कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु, तीन बिंदु है, वो संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। अरे यार, ये नहीं होंगे बात जमी नहीं, समझते हैं हम। एक रेखा है, एक रेखा है, और इस रेखा के ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनसे ये रेखा बनी है, यानी ये रेखा इन बिंदुओं का समुच्चय है। ये जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं का समुच्चय ये रेखा है। हमारा कथन क्या कह रहा है? हमारा कथन ये कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु, मान लेते हैं ये और ये A1, ये A2 और ये A3, कि तीन दिए गए बिंदु संरेख, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा के अवयव हों। लेकिन कथन क्या कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं हो। अजी नहीं, होंगे तभी तो संरेख होंगे। अगर उस रेखा पर है ही नहीं तो वो संरेख कैसे होगा? अगर ये बिंदु A2 यहां स्थित होता तो फिर ये संरेख होता क्या? नहीं होता। इसलिए ये संरेख तब होगा जब ये रेखा पर स्थित हो, और रेखा पर स्थित होने का मतलब है कि रेखा के बिंदुओं के समुच्चय का अवयव हो, यानी इसमें होना चाहिए उसे। अगर वो इसमें है तो ही वो तीनों बिंदु संरेख हो सकते हैं। अगर ये तीनों बिंदु इस रेखा के अवयव हैं तभी संरेख हो सकते हैं, जबकि कथन कह रहा है कि उसके अवयव नहीं हो, यानी कि असत्य। हमारे कथन का आंसर क्या हो गया? असत्य। तो तीसरा आंसर हमारा क्या होगा? असत्य। और औचित्य आप क्या देंगे? औचित्य हम यह देंगे क्या कि तीन बिंदु तभी संरेख होंगे, तीन बिंदु तभी संरेख होते हैं, संरेख होते हैं जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। अवयव का मतलब जानते हैं ना, पार्ट। अवयव हो तभी वो संरेख हो सकते हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। क्लियर? अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट चौथा कथन। और चौथा कथन क्या कह रहा है देखिए, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। तो क्या ये सही है? देखते हैं। दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं, एक रेखा तो ये रही और एक रेखा ये रही। अब आप बताइए, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु हो गया ये, यहां से समान दूरी पर हो गया बिंदु ये, यहां से समान दूरी पर हो गया बिंदु ये, तो क्या ये रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर होगी? स्पष्ट है। कथन कह रहा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ, तो दो रेखाएं तो कैसी भी हो सकती है, दो रेखाएं समांतर भी हो सकती है। ये लीजिए, ये दो रेखाएं समांतर भी हैं, तो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ तो जरूर इन दोनों रेखाओं के समांतर होगा। लेकिन हमें ये नहीं दिया है, ये नहीं कहा गया है कि दोनों रेखाएं समांतर है या कैसी है, यानी ये डिपेंड करता है इन रेखाओं की स्थिति पर। रेखाएं कैसे हैं, समांतर है या प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है, जो भी है। तो देखिए, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, अगर रेखाएं समांतर है तो उन दोनों के समांतर एक रेखा होगा, और अगर रेखाएं समांतर नहीं है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती है,
तो वो बिंदुपथ क्या होगा? उन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होगा। और ये दोनों बातें आपने पढ़ी हैं हमारे पहले के वीडियोस में। अगर नहीं देखे तो वीडियोस देखिएगा, आपको ये चीज ढंग से समझ में आएगी। तो स्पष्ट हुआ कि हमारा चौथा कथन क्या हुआ? असत्य। चौथा कथन क्या हुआ? असत्य। और इस कथन का कारण क्या लिखेंगे आप? इस कथन का कारण भी हम लिखेंगे क्या कि असत्य होगा हमारा कथन। क्यों? क्योंकि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। क्या हो सकती है स्थिति? अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों के समांतर एक रेखा होगा, और अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो दोनों द्वारा बनाए गए कोण का समद्विभाजक होता है। इसलिए स्पष्ट हुआ कि हमारा कथन असत्य है। अब हम लेते हैं हमारा पांचवा कथन। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, ये दो दिए गए बिंदु हैं ए और बी, दो दिए गए बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, तो ये ले लिया एक बिंदु हमने जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। ये दूरी डी, तो ये दूरी भी डी है। इसी प्रकार कोई और भी बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु भी ले सकते हैं जो भी इनसे समान दूरी पर है। मान लीजिए दोनों ए हैं। एक और बिंदु ले सकते हैं जो इनसे समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए इसकी दूरी एफ है, कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी है। तो तीनों बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी तीनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो बिंदुपथ है वो क्या होता है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। याद कीजिए प्रमेय 10.1 यही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कथन सत्य है, कथन सत्य है। और हम जवाब देंगे पांचवें क्वेश्चन का, यानी पांचवें कथन का, कि कथन सत्य है। और सत्य के औचित्य में क्या लिखेंगे? वही प्रमेय। क्या? दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम हमारे सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहले प्रश्न के 5 भाग थे, 5 कथन थे, और पांचों कथनों का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के विकर्ण, ये दोनों हैं विकर्ण, ये हमारा चतुर्भुज हो गया ABCD। इस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब यानी एक दूसरे को, ये वाला जो विकर्ण BD है वो AC को दो समान भागों में बांट रहा है, और इसी प्रकार ये जो विकर्ण AC है वो BD को दो समान भागों में बांट रहा है। क्लियर? समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, इसका मतलब होता है ये। तो हमें ये सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसा आपने पहले एग्जांपल्स में किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा है दिया है। हमें क्या दिया है हम वो नोट कर लेते हैं। तो बताइए क्या दिया है आपको? आपको दिया है एक चतुर्भुज ABCD। एक चतुर्भुज ABCD तो हम मान लेंगे, उसने कहा है एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें दो विकर्ण है, यानी जिसमें विकर्ण जिसमें विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। और होते हैं तो इसका मतलब क्या है? होते हैं अर्थात हम यही लिख देते हैं, हमें आगे नहीं लिखना होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये विकर्ण AC और BD परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। OA बराबर OC, अर्थात OA बराबर है OC, तथा OB बराबर OD भी है। OB बराबर OD, क्योंकि ये दोनों भाग भी तो समान है ना। इस चीज को हम दिया है में ही लिख लेते हैं।
कोई समीकरण नाम भी नहीं देते हैं, क्योंकि जब आगे इसकी यूज करेंगे हम इसको तो वहां पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया दिया है। अब दिया है के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, लीजिए हम ले लेते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने वाले बात को आप जानते हैं ना क्या कहते हैं, उत्पत्ति। तो चलिए उत्पत्ति सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति में हम शुरू करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को लेकर। कौन से त्रिभुज को, एक तो इस त्रिभुज को लेते हैं और एक इस त्रिभुज को लेते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। दोनों त्रिभुजों में क्या बात करते हैं, देखिए मैं लिखता भी जाता हूं और आपको समझाता भी जाता हूं। तो दो त्रिभुजों ने कौन कौन से लिए, पहले वो लिख लीजिए, OAB और OCD। हमने दो त्रिभुज लिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों त्रिभुजों में जो बात कर रहे हैं वो हम यहां लिखेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या दिखता है आपको। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये OA और OC बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OC दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यही लिख देते हैं कि OA बराबर है OC। कैसे, दिया है, तो कारण लिख दीजिए, क्योंकि दिया है। और अब आइए आगे, आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी बराबर है। कहां दिया हुआ है, OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये भी हमको दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं OB बराबर OD। क्यों, क्योंकि दिया है। तो ये भी हमें दिया है, ये लीजिए। अब बात एक और है कि अगर हम एक चीज और इन दोनों त्रिभुजों में बराबर कर दें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए बताइए तीसरी चीज कौन सी बराबर इन दोनों त्रिभुजों में। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उनके अभिमुख, प्रतिच्छेद बिंदु के अभिमुख बनने वाले कोण समान होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो बिल्कुल सही, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी AOB और COD। लिख दीजिए, कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों बराबर है ये, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर होते हैं। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर अभिमुख बनने वाले कोण शीर्ष के अभिमुख कोण हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपने तीन बातें सिद्ध कर दी है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम कह सकते हैं कि SAS नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से, ये लीजिए सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCD के। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। अब जब हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सभी अंग समान है, सभी संगत कोण और भुजाएं बराबर होंगे। तो देखिए इसका ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर भी होगा और ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। क्लियर है, तो देखिए इस चीज को यूज करके हम सिद्ध करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हैं कि ये जेड की शेप में बनने वाले एंगल हुए कि नहीं हुए दोनों, यानी ये दो रेखाएं हो गई और इन दो रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा
प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण बन रहे हैं दोनों कोण एकांतर कोण होंगे ना, और जब एकांतर कोण है और हम देख रहे हैं कि बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, और समांतर है तो इसी प्रकार से हम इन दो त्रिभुजों को लेकर इनको भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों रेखाओं को समांतर लिखते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको करूंगा इरेज और फिर से लिखूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इरेज करूं? ओके। दोनं त्रिभुज सर्वांग समय आपने अभी लिखा, क्या लिखा कि त्रिभुज, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको, आप ना लिखें, त्रिभुज OAB सर्वांग है त्रिभुज OCD के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं अतः, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। इसलिए लीजिए, इसलिए कोण, कौन सा कोण, OAB, कोण OAB बराबर है कोण OCD, यानी OAB OCD दोनों बराबर है। OCD ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। अब यहां जानते हैं, हम लिखेंगे, परंतु हमें ये पता है कि AC तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा द्वारा AB पर बना कोण ये रहा OAB और CD पर बना कोण है OCD। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। यही बात हम यहाँ लिख देते हैं। परंतु यह तिर्यक रेखा AC द्वारा भुजा AB और CD पर बने कोण है, और बने कोण है जिसका मतलब क्या हुआ, ये एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे अतः यह कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब आप देख रहे हैं कि ये एकांतर कोण है और बराबर भी हैं, इसलिए AB समांतर होगी CD के, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर भी हैं और दोनों कोण एकांतर भी हैं, इसलिए AB और CD समांतर होगी। अब इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर लें तो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, और ये कोण भी तो शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हैं, और ये सर्वांगसम है तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये BD भी एक तिर्यक रेखा है जो AC और BC पर ये दोनों कोण बना रही है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं और तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बन रहे हैं तो एकांतर भी हैं, इसलिए ये AD और BC भी समांतर होगी। तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख दें कि इसी प्रकार क्या होगा कि BC और AD भी समांतर है। इसी प्रकार BC समांतर है AD के। इसे समीकरण कहूं 1 और इसे समीकरण कहूं 2। तो इस दोनों का मतलब क्या हुआ, इस समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, यानी कि हम या तो कह सकते हैं कि इसलिए ये और इसी प्रकार ये, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या हम यूं लिख दें कि समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम, बस इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी थी। क्लियर? ये लीजिए, हैंस प्रूफ, हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और हमने सिद्ध कर दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लेंगे हमारा सवाल नंबर 3। और क्या कह रहा है ये प्रश्न? ये प्रश्न हमें कह रहा है कि तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। कारण भी स्पष्ट कीजिए, कारण भी स्पष्ट करना है। अरे हम जब हर प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कारण तो स्पष्ट करते ही है ना, तो आपको केवल सॉल्व करना है और ये बताना है तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ
क्या होता है। कारण तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना स्पष्ट करे तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 असररेख बिंदु है। तो ये ले लीजिए, हमने लिया बिंदु 1, फिर हमने लिया बिंदु 2, फिर हमने ले लिया बिंदु 3, और ये तीनों असररेख बिंदु है। असंरेख यानी जो एक संरेख बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा में स्थित हो या एक रेखा पर स्थित हो, और असंरेख वो जो एक रेखा पर नहीं है। ये लीजिए हमने यहाँ दे दिया, यही डायग्राम तो यहाँ लिया है हमने, ठीक है ना। तो असंरेख बिंदु वो होते हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हमें लेना है। तो चलिए इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये हमने इसको मिलाया और ये हमने इसको मिलाया, ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं। तो आप जानते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं से हमेशा एक त्रिभुज बनता है। तो ये लीजिए, ये हमारे 3 बिंदु हो गए A, B और C। अब इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हम ज्ञात करेंगे। कैसे? ये देखिए, ये है बिंदु A और B, और A और B से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? मान लेता हूं ये होगा। आप जानते हैं A B से समदूरस्थ बिंदु यानी 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर है? A B से समदूरस्थ यानी कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। प्रमेय 10.1 से। तो स्पष्ट हुआ कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक होगा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं बिंदु B और C की। तो बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो B और C से समान दूरी पर, यानी ये भी तो 2 बिंदु हैं, प्रमेय 10.1, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि AC से समदूरस्थ यानी A और C 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? वो भी इन दोनों द्वारा बने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। अब आपको पता है इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अभी उत्तर हमारा बाकी है, देखिए क्या होता है। पहले यहां तक लिख दूं, फिर आगे मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। हमें दिए गए थे 3 बिंदु, और तीनों बिंदु क्या है? असंरेख। और हमने क्या किया है? तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया है, और प्रमेय 10.1 को यूज करके हमने ये लिखा है कि इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, इसी प्रकार इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, और इन दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो लिखते हैं हल। हमारे प्रश्न का करते हैं हम हल शुरू। और हल में क्या दिया है? हमें दिया है ABC 3 असंरेख बिंदु है। हमने यहां यूज किया है क्या? प्रमेय 10.1 को, तो उसको लिखना जरूरी है, तो हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए हमने यहां क्या सिद्ध किया कि A व B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इस रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक। यानी इस लंब समद्विभाजक पर हम ले लेते हैं एक बिंदु P। हमने क्या ले लिया? बिंदु P ले लिया, जो ये वाला बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु P को हम ये कहेंगे कि ये AB से समदूरस्थ है और इनके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। क्लियर है? तो चलिए, समद्विभाजक होता है, इसलिए बिंदु A व B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजक है। ठीक है। इसी प्रकार BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ BC का लंब समद्विभाजक, और AC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ AC का लंब समद्विभाजक होगा।
है। बिंदु ए बी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु ए बी से समदूरस्थ हैं। बीसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु बीसी से समदूरस्थ हैं और एसी के लंब समद्विभाजक पर स्थित सारे बिंदु एसी से समदूरस्थ हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, ए बी सी तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कौन सा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तीनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस बिंदु को हमने नाम दिया है P और ये बिंदु वो बिंदु हो गया जो A से भी, B से भी और C से तीनों से समदूरस्थ है। अब इस रेखाखंड यानी इस लंब समद्विभाजक के सभी बिंदु इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो बिंदु है या ये बिंदु है वो A और C से तो समदूरस्थ है लेकिन B से उतनी ही दूरी पर स्थित नहीं है। इसलिए ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु सिर्फ और सिर्फ ये बिंदु P है। तो इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ये बिंदु P होगा। और इस बिंदु P को हम क्या कहेंगे, यही मेन बात है। बिंदु P त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। तीनों इसी से गुजर रहे हैं, तीनों लंब समद्विभाजक बिंदु P से गुजर रहे हैं, इसलिए हम तीनों को क्या कहते हैं, संगामी कहते हैं। और ये बिंदु हो गया इनका संगामी बिंदु। तो बिंदु P इन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। तो ये इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र है। ये जो बिंदु P है इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का एक केंद्र है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, इस बिंदु P को केंद्र मानकर हम इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिगत वृत्त खींचते हैं। इसलिए इस बिंदु P को हम कह सकते हैं कि ये इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। और दूसरी बात एक और है कि यहां हमें तीन असंरेख बिंदु दिए हैं और असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ आपको पता है P है, बिंदु P है। तो इसका नाम क्या है वही हम देख रहे हैं। तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। ये बात भी 100% सही है और ये बात भी 100% सही है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र है। तो दोनों ही बातें सही है। आप दोनों में से कोई सा भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब सही ही माना जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं कि अब हम ये बात लिखने जा रहे हैं कि ABC तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। अतः बिंदु A, B व C से समदूरस्थ बिंदु क्या है, तीनों लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। बिंदु ABC से समदूरस्थ बिंदु इन लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। P है। और ये P क्या है, क्या है ये P, यानी बिंदुपथ तो आपको पता लग गया क्या है कि ABC से समदूरस्थ बिंदु इन लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु P है। तो अब हम लिखेंगे कि इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। मेरे पास जगह कम है, मुझे यहां से इरेज करके ही लिखना होगा। अतः तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन तीनों बिंदुओं से यहां लिख देता हूं, उन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है। क्या होता है, वृत्त का
केंद्र होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं अलग से, आप दोनों में से किसी एक बात को लिखें। बिंदु पथ, यहां से ये बात शुरू होती है, उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। यस, यहां से ही हमारी क्लियर बात होती है। मैं यहां स्पष्ट कर दूं आपको, बिंदु पथ क्या होता है। ये लीजिए, तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र होता है, या उन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। स्पष्ट है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ हर चीज आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं समझा रहा हूँ, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। क्लियर। अब हम लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और वो प्रश्न है 10.1 का प्रश्न नंबर 4। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, हमें वही समझना है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हमें दिया है कि तीन संरेख बिंदु, यहां एक रेखा हमने ली है L, और रेखा L पर तीन बिंदु हैं A, B और C। तीनों बिंदु संरेख है। संरेख वह बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, और आप देख रहे हैं कि बिंदु A, B और C एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख हैं। हमें बताना है इन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये तीन बिंदु संरेख हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है बिंदु A, B व C संरेख हैं जो रेखा L पर स्थित है। यह हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। देखिए, आपको याद होगी प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये ले लेते हैं हम दो बिंदु, और दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है प्रमेय के अनुसार, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड अर्थात AB का लंब समद्विभाजक। और हमने यहां रेखा M को AB का लंब समद्विभाजक लिया है। ये लीजिए, ये हो गया लंब समद्विभाजक। तो बिंदु A और B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक M, यानी कि रेखा M, जो कि रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। तो बिंदु AB से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हो गया रेखा M। इसी प्रकार से हम ये ले सकते हैं कि बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो बिंदु B और C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ B, बिंदु B और C को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। तो ये लीजिए, ये हो गया लंब समद्विभाजक। तो BC रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कौन है, N। N BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या है, M है, और AB से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या हो गया, M। अब एक चीज स्पष्ट है, समझ लीजिए कि A, B और C तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो यानी तीनों से अगर कोई एक भी बिंदु समदूरस्थ है तो वो बिंदु निश्चित रूप से इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। क्यों? क्योंकि A, B, C तीनों से समदूरस्थ बिंदु A और B से भी तो समदूरस्थ होगा ही ना। अगर A और B से वो समदूरस्थ है तो M पर कहीं ना कहीं होगा, और इसी प्रकार से अगर A, B, C तीनों से समदूरस्थ बिंदु है तो वो BC के लंब समद्विभाजक N पर भी होगा। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि A, B और C तीनों से समदूरस्थ बिंदु इन दोनों
लंब समद्विभाजकों m और n पर स्थित होगा, और दोनों पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। यानी इन दोनों का वो उभयनिष्ठ बिंदु होगा। और वो उभयनिष्ठ बिंदु कहां हो सकता है, जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब ये रेखाएं कहां प्रतिच्छेद करेंगी, हमें ये सिद्ध करना है। जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उभयनिष्ठ बिंदु A, B और C तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये M रेखा L पर लंब है, इसी प्रकार से ये N भी रेखा L पर लंब है, और दोनों अलग अलग रेखाएं हैं। तो दोनों अगर लंब हैं, यानी कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो आप क्या कह सकते हैं, याद कीजिए, अगर ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं तो दोनों का योग 180 हुआ कि नहीं हुआ, क्रमागत अंतः कोण हुए कि नहीं हुए। और क्रमागत अंतः कोण अगर ये हैं तो इसका मतलब रेखा M और N कैसी रेखाएं हैं, परस्पर समांतर रेखाएं। अगर दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के साथ अंतः कोण बिल्कुल समान बना रही है, या संगत कोण भी अगर समान बना ले तो भी, अगर हम ये कहें कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, तो ये दोनों हो गए संगत कोण और ये हो गए क्रमागत अंतः कोण। आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं कि अगर क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 है तो भी ये दोनों रेखाएं समांतर है, और अगर दोनों संगत कोणों का मान बराबर है तो भी ये समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं होने का मतलब क्या हुआ, समांतर रेखाएं होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। और कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। इसलिए बिंदु A व B से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, रेखा M है, यहां M लंबवत है AB के, और M लंबवत है AB के, इसका मतलब है कि M लंब है AC के। क्लियर है। इसी प्रकार B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इसी प्रकार बिंदु B व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ रेखा N है। यहां N लंब है BC के, और इसका मतलब क्या है कि N लंब है AC के। आप यहां देख रहे हैं कि M लंब है AC और N लंब है AC। अगर M और N दोनों ही लंब है AC पर तो हम इसे कह देते हैं समीकरण 1 और इसे कह देते हैं समीकरण 2। और इन दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो मैं इसको इरेज करके लिख दूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, लीजिए कह देते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या हुआ 1 व 2 से, M भी लंब है AC के और N भी लंब है AC के, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि M समांतर है N के। M और N दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये बात हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि अतः M व N का
कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ए, बी और सी तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इन दोनों का कोई ना कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता था। अतः यह हुआ कि इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए उसी बात को लिख देते हैं। बिंदु ए, बी व सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु एम व एन का कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता था। क्लियर है? बिंदु ए, बी व सी संरेख बिंदु है और इनसे समदूरस्थ बिंदु एम व एन का कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही हो सकता था। तो अतः बिंदु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समदूरस्थ एम व एन का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ए, बी, सी तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। इसलिए तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है, समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। ये हमारा सवाल हो गया पूरा। यहां हमारा सवाल खत्म हो जाता है। स्पष्ट है, आपके समझ में आ गया होगा कि तीन संरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हमारा सवाल पूरा हुआ और अब हम लेंगे सवाल नंबर 5 और है एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए और बी, ये रहा बिंदु ए और ये रहा बिंदु बी, बिंदु ए और बी से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र यानी कि ओ का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। हमें यह सिद्ध करना है। देखिए किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि आपके वो सवाल ढंग से समझ में आ जाए कि सवाल कहना क्या चाहता है। और अगर आपने ये समझ लिया कि वो कह क्या रहा है और पूछ रहा क्या है, तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि यहां देखिए आप, यहां इसने कहा कि ए और बी दो बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, तो हमने वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त के केंद्र का जो बिंदुपथ होता है, तो ठीक है हम केंद्र का बिंदुपथ देखेंगे। और इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि वो केंद्र का बिंदुपथ ए और बी रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। और चित्र जब हमने बनाया तो जवाब हमारे सामने ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है। कैसे? देखिए ये केंद्र है, तो हम जानते हैं कि ए और बी जब वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, तो ओ ए और ओ बी वृत्त के क्या हैं? त्रिज्याएं। और एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए ओ ए बराबर है ओ बी के। तो ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे, यानी कि ओ ए और बी से समदूरस्थ बिंदु है। हम जानते हैं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, लंब अर्धक होता है। यही तो सिद्ध करना है। वेरी सिंपल। तो सिद्ध कर दीजिए। लिखें, देखते हैं कैसे लिखते हैं। लीजिए, दिया है कि दो बिंदु हैं ए बी, और ए और बी से होकर वृत्त जाता है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। तो हम यही लिख देते हैं, बिंदु ए व बी से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ओ है। क्लियर है? ए और बी से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ओ है। यहां ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? आप ये लिख दीजिए, क्योंकि एक ही वृत्त की
त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OA और OB तो बराबर होगी। और हम जानते हैं, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रमेय 10.1 लिख दीजिए। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये दो बिंदु है और O समदूरस्थ है, क्योंकि OA बराबर OB, इसलिए इस बिंदु O का बिंदुपथ क्या होगा? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि AB का लंब समद्विभाजक होता है। अब यहां OA बराबर है OB, अर्थात बिंदु O क्या है? बिंदु O बिंदुओं A व B से समदूरस्थ है। अतः प्रमेयानुसार OP रेखाखंड AB का लंब अर्धक है। आप इसे समद्विभाजक भी लिख सकते हैं। हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। सिंपल, बहुत आसान है। सवाल को समझिए, चित्र बनाइए। अगर आप चित्र बना लेते हैं समझ के, तो निश्चित रूप से आपका हल निकालने में आप सफल होंगे। तो हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है और अब हम लेंगे सवाल नंबर 6। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि BC रेखाखंड है, रेखाखंड BC के दोनों ओर यानी विपरीत ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, PBC और QBC। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि PQ BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि BC के रेखाखंड BC के दोनों ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC हैं। सिद्ध कीजिए कि PQ रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है, क्या दिया है? सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। हमें दिया है, तो दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC समद्विबाहु त्रिभुज हैं। त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है? एक ही आधार BC पर विपरीत और स्थित है। यही दिया है, विपरीत और स्थित है। अब ये बात हमारे समझ में आ जाती है कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो BP बराबर PC, अर्थात PB बराबर है PC के एवं QB बराबर है QC के। अब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P BC से समदूरस्थ है और बिंदु Q भी BC से समदूरस्थ है। और आप जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो क्लियर है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अर्थात मिलाने वाली रेखा PQ BC को समकोण पर ही तो समद्विभाजित करेगी, क्योंकि लंब समद्विभाजन का मतलब क्या है? समकोण पर समद्विभाजित करना। तो क्लियर है, अगर हम PQ को लंब समद्विभाजक सिद्ध कर देते हैं तो ऑटोमेटिक BC समकोण पर समद्विभाजित
होती है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अब दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और एक ही आधार BC पर विपरीत और स्थित है, अर्थात PB बराबर PC एवं BQ बराबर PC, और इसलिए ये मतलब निकलता है कि P व Q बिंदु B व C से समदूरस्थ है। अतः बिंदु P व Q, ये वाला बिंदु P और ये वाला बिंदु Q, बिंदुओं B एवं C से समदूरस्थ हैं। अब बिंदु B व C से समदूरस्थ हैं P व Q, अतः PQ BC के लंब समद्विभाजक पर होंगे। लेकिन क्यों होंगे वो कारण हमें देना होगा, और क्यों का जवाब क्या है? प्रमेय 10.1। तो लिख दीजिए, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं यानी P और Q का बिंदुपथ, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले यानी B और C को मिलाने वाले रेखाखंड यानी BC का लंब समद्विभाजक होता है। यानी P और Q जो है ये रेखाखंड यानी कि P और Q जो रेखा है वो BC का लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। तो हम यही लिख देते हैं, होता है। अतः PQ रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। क्लियर है? अगर PQ रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ BC को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसलिए PQ रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये लीजिए, आपका हो गया सवाल क्लियर। स्पष्ट है, बहुत आसान है, इजी है। अब इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। चलिए मैं आपको वो भी स्पष्ट कर देता हूं, लेकिन केवल समझाता हूं। देखिए क्या है कि ये PB और PC बराबर है, BQ और CQ भी बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो हम क्या करते हैं, PBQ और PCQ दोनों त्रिभुज लेते हैं, यानी ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला त्रिभुज, और इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करते हैं। इजी है। इस त्रिभुज का ये वाला रेखाखंड और इस त्रिभुज का ये वाला रेखाखंड बराबर है। ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड भी बराबर है, तथा PQ उभयनिष्ठ रेखा है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। यानी कि PBQ और PCQ दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, और सर्वांग सम है तो फिर दोनों के ये वाले कोण भी बराबर होंगे। और अब आप ऐसा कीजिए कि इस बिंदु को तो कोई भी नाम दे दीजिए और इन दो त्रिभुजों की बात कीजिए। ये दो त्रिभुज कौन कौन से? PBA और PCA। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर फिर से हम सर्वांग समता की बात करेंगे। ये और ये कोण बराबर है, ये रेखा उभयनिष्ठ है, और ये भुजा बराबर है। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये भी दोनों सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जब एक ही रेखा पर बने दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों का योग आप जानते हो, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180, और दोनों कोण बराबर हैं तो फिर 90-90 डिग्री के हुए। तो हम इसको ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान है और कहीं भी गलत नहीं है, इसलिए हम इस मेथड को प्रीफर करते हैं। ओके, हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, और अब हम मिलते हैं अगले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही उभयनिष्ठ आधार है, यानी एक ही आधार QR के एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन से हैं? SQR, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। और इसी प्रकार से PQR भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो PQ और PR भी बराबर होंगी। वहां 2 लाइन खींचिए तो यहाँ 1 लाइन लगाते हैं ताकि दोनों हिसाब से बराबर दिखाई दे।
तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपको याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में ये दोनों त्रिभुज इस उभयनिष्ठ आधार के दोनों तरफ थे, लेकिन बात दोनों में एक ही है कि जब एस क्यू और एस आर बराबर है तो ये बिंदु एस क्यू आर से समदूरस्थ है कि नहीं है? है। बिंदु पी क्यू और आर से समदूरस्थ है। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर भी समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो पी भी क्यू आर से समदूरस्थ है। और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, यानी जो रेखा एस पी होगी, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगी। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध यही करना है कि एस पी क्यू आर का लंब अर्धक है, बस। तो सिंपल, कुछ नहीं, जैसे हमने सवाल नंबर 6 किया बिल्कुल उसी प्रकार से दिया है। त्रिभुज एस क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए, ये जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज आपकी स्वयं की होनी चाहिए। हमें वो चीज समझनी है और अपनी ही लैंग्वेज में वो चीज लिखनी है। अपनी समझ के आधार पर हमें वो लिखना है, तो वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है और अच्छा याद रहता है। तो त्रिभुज एस क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि एस क्यू और एस आर बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए एस क्यू बराबर है एस आर एवं पी क्यू बराबर है पी आर। ये दोनों चीजें बराबर हुई तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि S और P बिंदु Q व R से समदूरस्थ हैं। तो हम ये भी लिख देते हैं, अर्थात बिंदु S व P बिंदुओं, कौन से दो बिंदुओं से? बिंदुओं Q व R, बिंदुओं Q व R से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है, क्लियर है। और समदूरस्थ है तो हम जानते हैं, वही प्रमेय आप फिर से एक बार लिख दीजिए। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? S व P। Q और R से समदूरस्थ बिंदु S और P का बिंदुपथ क्या होगा? उन दोनों बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि क्यू आर का लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि एस पी क्यू आर का लंब समद्विभाजक है। इसलिए या हम कह सकते हैं अतः एस पी रेखाखंड क्यू आर का लंब अर्धक है या लंब समद्विभाजक है। Hence prove it is सिद्धम। सवाल हो गया। और वही बात, इस सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए A, और यहां पर भी आप सर्वांग समता का उपयोग कर कर इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं और इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये इजी है, ये आसान है और ये सिंपल है, इसलिए ये पर्याप्त है। और हमें ज्ञान ही तो होना चाहिए कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का अर्धक भुजा क्यू आर को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। कोण P का अर्धक क्यू आर को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करता है। साथ में हमें दिया है SN लंब है PQ पर और SM लंब है PR पर।
एस एन पी क्यू पर और एस एम पी आर पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि एस एन बराबर है एस एम के। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। चलिए, आसान है क्योंकि आपने अब तक इतने सवाल किए हैं तो इतना सा समझ में आता होगा कि जब भी दो भुजाएं बराबर करनी हो और त्रिभुज हमारे सामने हो तो हम सर्वांग समता का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वांग समता का यूज कैसे कर सकते हैं। हमें दिख रहा है इन दोनों त्रिभुजों में कि ये जो भुजा है PS वो दोनों ही त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो भुजा दोनों में बराबर हो गई, ठीक है, ये साइड तो दोनों में इक्वल है। अब हम देख रहे हैं कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों कोण, दोनों त्रिभुजों में संगत ये वाले कोण 90 डिग्री के हैं, तो दोनों कोण भी बराबर हो गए। और आपको कहा है कि PS कोण P का अर्धक है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है। तो तीन बातें हो गई त्रिभुज में, तीन बातें हो गई दोनों त्रिभुजों में, जिसके आधार पर हम उन्हें सर्वांगसम कह सकते हैं। लेकिन सर्वांग समता के नियम ये कहते हैं SAS, ASA, SSS, ये तीन नियम लगते हैं। इसके अलावा लगता है समकोण कर्ण भुजा। तो ये समकोण हो गया और ये कर्ण हो गया, तो फिर भुजा हम कोई सी भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि SN और SM तो हमें सिद्ध करना है बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर इन नियमों के अकॉर्डिंग चलना है तो हम एक काम करते हैं और इन नियमों के अकॉर्डिंग इन्हें सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे। आप जानते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। भाई ये एंगल तो इक्वल है और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो फिर ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों को देखिए आप, ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए आप मुझे। होंगे तो क्यों होंगे? देखिए, अगर ये बराबर है इसके, क्लियर है, और ये बराबर है इसके, तो बचा तो तीसरा ही कोण। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होगा। जब दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोणों का योग 180 है तो इक्वल इक्वल दोनों में से माइनस कर दो 180, क्लियर। फिर ये 90 भी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो बराबर बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि हमने 180 में से ये दोनों भी बराबर चीज घटाई है और ये दोनों भी बराबर चीज घटाई है, यानी इस 180 में से हमने ये वाला एंगल M और ये वाला एंगल P माइनस किया है। और यहां देखना चाहें इस त्रिभुज में, तो यहां भी हमने 180 में से ये वाला एंगल M और ये वाला एंगल P माइनस किया है। तो देखिए ये PP दोनों बराबर हैं, इसलिए बराबर चीज कटी है, और ये N और M भी दोनों 90 डिग्री के हैं, बराबर चीज कटी है। तो जब 180 में से दोनों में से ही समान चीज घटाई गई है तो जो बचेगा वो भी समान ही बचेगा ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण परस्पर बराबर हो, ये वाला कोण, दोनों त्रिभुजों के ये वाले कोण परस्पर बराबर हैं और दोनों त्रिभुज के ये वाले कोण भी परस्पर बराबर हैं, तो तीसरे कोण को परस्पर समान होना ही पड़ेगा। क्लियर है? आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण परस्पर बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, उसे बराबर होना ही पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और हमारे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं दिया है। तो लीजिए क्या है, दिया है। क्या दिया है हमें? जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दिया है हमें कि PS कोण P का अर्धक है, PS कोण P का अर्धक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अतः क्या हुआ? ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो लिख दो नाम, NPS और MPS दोनों बराबर होंगे। अतः कोण NPS बराबर होगा कोण MPS के। क्लियर है? ये हमें दिया हुआ है। अब दूसरी चीज हमें ये भी दी है कि ये इस भुजा पर लंब है और ये इस भुजा पर लंब है, तो ये भी लिख देते हैं। तथा हमें यह भी दिया है, क्या दिया है कि SN लंब है किस पर?
पी क्यू पर, और एस एम लंब है पी आर पर। ये भी हमें दिया हुआ है। अब लंब होने का मतलब आप जानते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब ये लंब है तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः कोण एस एन पी बराबर है कोण एस एम पी के। क्लियर? ये चीज हमें सारी दी हुई है जिसके आधार पर हमने लिया है। तो इसे कह देता हूं मैं समीकरण 1 और इसे कह देता हूं समीकरण 2, जिनका हम आगे यूज करेंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करने के लिए इन दोनों कोणों को बराबर कहते हैं। अब कैसे कहें वो चीज हमें लिखकर भी दिखानी होगी। तो वो लिखकर दिखाएंगे हम समीकरण 1 व 2 से कि जब ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, तो फिर ये दोनों कोण तो बराबर होंगे ही। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, अब नाम दे दीजिए आप इनको, एनपीएस, त्रिभुज एनपीएस तथा त्रिभुज एमपीएस में क्या है? एंगल एनपीएस बराबर है एंगल एमपीएस के, तथा एंगल एस एन पी बराबर है एंगल एस एम पी के। ये क्यों कहा? समीकरण 1 से। और ये क्यों कहा? समीकरण 2 से। क्लियर है? अतः अगर ये दोनों कोण परस्पर बराबर हैं, तो हमने यही तो बात की, ये बराबर है इसके और ये बराबर इसके, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोण एनएसपी बराबर होगा कोण एमएसपी के, कोण एमएसपी के, और इसे हम कह देंगे समीकरण 3। इस तरह से हमने इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर लिया। और अब हम सर्वांग समसिद्ध करते हैं हमारे दोनों त्रिभुजों को, क्योंकि अब जो नियम लगेगा वो क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल, यानी एएसए रूल से हम इन्हें सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो चलिए त्रिभुज बात करते हैं। त्रिभुज तो वही ले लीजिए, त्रिभुज एनपीएस तथा त्रिभुज एमपीएस में, इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर लेते हैं। और दोनों त्रिभुजों में दो चीज तो हमारी यही आएगी, एक तो इस एंगल को लेना है और एक इस एंगल को लेना है। तो लीजिए एनपीएस, एंगल एनपीएस बराबर है एंगल एमपीएस के, एमपीएस के। इसे जरा सही बना दूंगा, ये लीजिए। ये क्यों कहा आपने? ये कह दिया क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार से आप इस एंगल के लिए भी कह दीजिए एनएसपी। कहां कहा हमने? ये रहा। तो इसको यूं का यूं उतारना है आपको। एनएसपी बराबर है एंगल एम एस पी के। क्लियर दिख रहा है आपको? और ये क्यों कहा हमने? क्योंकि समीकरण 3 से, ये हमने समीकरण 3 से कह दिया। और तीसरी बात तो आपको पता है कि पीएस दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए हम कहेंगे पीएस बराबर पीएस। और कारण क्या होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, और उभयनिष्ठ भुजा का मतलब क्या होता है? कॉमन साइड है। दोनों ही त्रिभुजों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, इसलिए ये भी बराबर होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में 3 बातें एएसए यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब मेरे पास जगह है कम, और जगह कम है तो मुझे क्या करना होगा? इरेज करना होगा। तो इरेज करके लिखूं? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, अब मैं करता हूं इरेज। इस चीज को मैं एज इट इज रखता हूं थोड़ी देर के लिए। अब हम लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों साइड से हमने देख ली कि ए एस ए नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो रहे हैं, हम यही लिख रहे हैं। अतः ए एस ए
सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो लिख दीजिए त्रिभुज एनपीएस, एनपीएस सर्वांग सम है त्रिभुज एमपीएस के, ये लीजिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। अब क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है, इसलिए अब संगत भुजाएं समान है तो एस एन बराबर होगा एस एम, एस एन बराबर एस एम, हैंस प्रूव इति सिद्धम, और यही हमें सिद्ध करना था। तो हो गया ना। देखिए कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होते हैं सवाल, लेकिन एक ही बात, अगर आप सवाल को समझते हैं, समझकर उसका चित्र बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसके हल तक भी पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, उठाइए किताब, कॉपी, पेन और कीजिए प्रैक्टिस, सॉल्व कीजिए सवाल। आपको सवाल निश्चित रूप से समझ में आएंगे और आप उन्हें हल कर पाएंगे। लेकिन गणित है, ये अभ्यास का विषय है, इसलिए जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ और अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण एबीसी है और इस कोण एबीसी के अंतः भाग में, क्या अंतः भाग में AB और BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि AB और BC से समदूरस्थ, यानी इन दोनों से समदूरस्थ कोई बिंदु हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया बिंदु P, तो इस समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। और ये समदूरस्थ बिंदु, यहां से इसकी दूरी ये हो गई और यहां से इसकी दूरी ये हो गई, जो कि लंबवत होती है, आप जानते हैं। तो अब आपको कुछ याद आया, हमारी प्रमेय, बिल्कुल सीधा बना दूं मैं, हमारी प्रमेय 10.2 आपको याद आ गई होगी। 10.2 में हमने देखा था कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का अर्धक होता है। और यहां क्या हो रहा है, यहां भी तो वही हो रहा है कि कोण ABC में ये AB और ये BC, या अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से चाहिए। आपको पता है कि ये भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई भाई। ये दोनों भुजाएं, ये जो रेखा जा रही है, दोनों किरण जा रही है, इस उभयनिष्ठ बिंदु से जा रही है, जो कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु से ये दो रेखाएं जा रही है या दो किरण जा रही है, तो इन दोनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ हमारी प्रमेय 10.2 के द्वारा हम कह सकते हैं क्या होगा, इन दोनों किरणों द्वारा बने कोण का अर्धक होगा। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ये कि दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है कोण ABC, कोण ABC, और क्या पूछा है कि ABC में AB और BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का अर्धक होता है। ये बात आप जानते हैं। अब आप देखिए अपने इस कोण में, यहां कोण ABC में क्या है, AB तथा BC, ये AB तथा ये BC परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती, बताइए, प्रतिच्छेद करती है। आपकी जो AB किरण है और जो BC किरण है वो परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। अतः
इस प्रमेय के अनुसार, अतः प्रमेय के अनुसार AB व BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? कोण ABC का अर्धक होगा। बिंदुपथ कोण ABC का अर्धक होगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो आ गया छोटे से में जवाब। तो आप इस तरह से इस प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये AB और ये BC परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, और प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु B का बिंदुपथ क्या हो गया? इन दोनों द्वारा बने कोण का, यानी कि कोण ABC का अर्धक। और हमने यही लिखा है कि AB व BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कोण ABC का अर्धक होगा। इस तरह से आज हमारी प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। और अब हम स्टार्ट करेंगे 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का। सबसे पहले लेंगे मैटर, जिसमें हम हर तथ्य को, हर बात को ढंग से समझेंगे, और उसके बाद प्रमेय सॉल्व करेंगे, और प्रमेय सिद्ध करने के बाद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 10.2। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में। ओके, बाय।